जब भी कोई घटना, विषय, मुद्दा या परिवर्तन समाज को कचोटता है, उद्वेलित करता है, तब शुरू होती है एक बहस। पक्ष विपक्ष में चलते हैं तर्क और जन्म लेते हैं विचार। चर्चा, बहस, तर्क वितर्क से लेकर विचार बनने तक का है सफरनामा मून न्यूज का कार्यक्रम नजरिया। समसामयिक विषयों पर तीखी बहस, नजरिया। स्थानीय मुद्दों पर समाज का उद्वेलन, नजरिया। यदि आप भी नजरिया कार्यक्रम में सहभागी होना चाहते हैं तो आप हमें SMS कर सकते हैं। टाइप कीजिए अपना नाम, मोबाइल नंबर, कार्य विषय की जानकारी और SMS करें 963900। मैं बाहर नहीं आ सकता, बट भाई 1000 साल से अंदर बाहर होते होते मेरे अंडरवेयर का इलास्टिक लूज हो गया। खरीदिए डिक्सी स्कॉट, इसके इलास्टिक में है स्पैंडेक्स जो टिके लंबे समय तक। डिक्सी स्कॉट फुल्ली इलास्टिक, फुली फैंटास्टिक। नमस्कार, आप देख रहे हैं मून प्राइम टाइम और मैं हूं आपके साथ आकांक्षा अग्रवाल। तो आइए रुक कर लेते हैं शहर की कुछ खास खबरों की ओर। मून प्राइम टाइम स्पॉन्सर्ड बाय टोरेंट पावर ट्रांसफॉर्मिंग लाइफ, रेनबो हॉस्पिटल, होप हील हेल्थ हैप्पीनेस, ग्लोबल रेनबो हेल्थ। आगरा में LIC कर्मचारियों तथा अधिकारियों की हुई 1 दिवसीय हड़ताल, भारत सरकार की नीतियों का किया विरोध। ताजनगरी में महिला ने कलेक्ट्रेट परिसर में जमकर काटा हंगामा, सब इंस्पेक्टर द्वारा बदसलूकी करने का लगाया आरोप, कड़ी से कड़ी कार्रवाई करने की कही बात। ताजनगरी में 50,000 का इनामी चढ़ा पुलिस के हत्थे, सिपाही सोनू की हत्या में वंचित आरोपी रवि। पत्रकार वार्ता के दौरान पुलिस अधिकारियों ने दी जानकारी। ताजगंज के पौष एरिया में खुले ढाबे बने, शराब पिलाने के ठिकाने, खाने के साथ शराब परोसने का वीडियो सोशल मीडिया पर हो रहा जमकर वायरल। आगरा फतेहाबाद रोड पर थाना ताजगंज का मामला। आगरा के थाना खनौली क्षेत्र में यमुना एक्सप्रेसवे पर गुड़गांव से पश्चिम बंगाल जा रही स्लीपर बस अनियंत्रित होकर पलटी, करीब 20 यात्री हुए घायल। ताजनगरी में 3 सूत्रीय मांग को लेकर धरने पर बैठे जल निगम कर्मचारी भोजन अवकाश के माध्यम से कर्मचारियों ने किया प्रदर्शन, मांगे पूरी न होने तक धरना देने की कही बात। आगरा नगर निगम द्वारा संविदा सफाई कर्मचारियों का वेतन का एरियर का भुगतान करने से उत्साहित कर्मचारियों के द्वारा कर्मचारी नेताओं का सम्मान समारोह किया गया आयोजित, बड़ी संख्या में कर्मचारी रहे मौजूद। ताजनगरी के थाना इस्मतौला क्षेत्र में शराब माफियाओं का खेल निराला, ठेका पर सुबह 6 बजे शुरू हो जाती है बिक्री, आबकारी विभाग की आंखों पर बंधी है पट्टी। आगरा ग्वालियर हाईवे पर नहीं थम रहा हादसों का सिलसिला, ग्वालियर हाईवे से दक्षिण बाईपास पर मकान में घुसा अनियंत्रित ट्रक, देर रात्रि मकान में घुसते हुए अनियंत्रित ट्रक CCTV कैमरे में हुआ कैद। फिरोजाबाद में रात्रि के अंधेरे में युवक ने फांसी लगाकर की आत्महत्या, परिवार में मचा हड़कंप। आगरा जगने रोड स्थित स्कूल में विकासखंड स्तरीय संगोष्ठी प्रेरणा ज्ञान उत्सव समारोह का किया गया आयोजन, चलाया जा रहा 100 दिन का कैंपेन। गुरुवार को भारतीय जीवन बीमा निगम के मंडल कार्यालय संजय प्लेस पर आगरा डिवीजन इंश्योरेंस एम्प्लॉयज एसोसिएशन तथा क्लास 2 फील्ड वर्कर यूनियन तथा क्लास 1 फेडरेशन के तत्वाधान में भारत सरकार की कॉर्पोरेट परस्त व सार्वजनिक उद्योग विरोधी नीतियों के विरोध में
हड़ताल और प्रदर्शन किया गया, जिसमें क्लास 1 फेडरेशन के महासचिव ब्रजमोहन गौतम ने LIC के IPO लाने के घोर विरोध करते हुए कहा, इससे LIC के सामाजिक दायित्वों में निवेश कर कुप्रभाव पड़ेगा और आम जनता प्रभावित होगी। गुरुवार को भारतीय जीवन बीमा निगम के मंडल कार्यालय संजय प्लेस आगरा के द्वार पर आगरा डिवीजन इंश्योरेंस एम्प्लॉयज एसोसिएशन तथा क्लास फील्ड वर्कर्स यूनियन और क्लास 1 फेडरेशन के तत्वाधान में भारत सरकार की कॉरपोरेट परस्त व सार्वजनिक उद्योग विरोधी नीतियों के विरोध में एक दिवसीय हड़ताल का आह्वान और प्रदर्शन किया गया। प्रदर्शन के दौरान आगरा डिवीजन इंश्योरेंस एम्प्लॉयज एसोसिएशन के अध्यक्ष राजेश शर्मा ने कहा कि अगस्त 2017 से वेतन पुनर्निर्धारण लंबित है। LIC के लाभ में होने के बावजूद भी ये इतने समय से लंबित है। उन्होंने इसे शीघ्र करने को कहा। साथ ही उन्होंने बीमा क्षेत्र में FDI 49% से 74% करने पर पुरजोर विरोध किया। आज जो 18 मार्च की हमारी हड़ताल है, इसकी रूपरेखा संयुक्त मोर्चे के तत्वावधान में लगभग 1 महीने पहले ही तय हो गई थी। इसमें क्लास 1 एसोसिएशन, क्लास 2 एसोसिएशन, हमारे SC ST वेलफेयर के, OBC वेलफेयर के साथी भी इसमें हमारे साथ मौजूद है इसमें। और हमारा जो इस हड़ताल का उद्देश्य है, जो सरकार की कॉरपोरेट परस्त नीतियां हैं उनका खिलाफत करना, उनका विरोध करना है। ये IPO का हम पुरजोर विरोध कर रहे हैं। हमारा अगस्त 2017 से वेज रिवीजन ड्यू है, जिस पर अभी तक कोई कार्रवाई नहीं है। हम उसके लिए भी ये आज की हड़ताल कर रहे हैं। साथ ही FDI की सीमा जो 74% कर दी है, हम इसका भी विरोध करते हैं। आज की जो हड़ताल है वो जॉइंट फ्रंट की हड़ताल है। इसमें ऑल इंडिया क्लास 1 फेडरेशन, SC ST सिंधे ग्रुप, क्लास 2 एसोसिएशन, ये सब लोग मिलकर के हड़ताल कर रहे हैं। हड़ताल का मुख्य मुद्दा है कि हम लोग 42-43 महीने से हम लोगों का वेज रिवीजन ड्यू है, जिस पर सरकार कोई सुनवाई नहीं कर रही है। बजाय वेज रिवीजन के वो प्राइवेटाइजेशन करने की बात कर रही है, IPO लाने की बात कर रही है। और IPO और प्राइवेटाइजेशन करके वो जो हम लोगों ने मेहनत करके जो पैसा कमाया है, पॉलिसी होल्डर का पैसा जो सुरक्षित किया है, उसको वो उद्योगपतियों को देना चाहती है। इसके विरोध में हमारी पूर्ण दिवस की हड़ताल है। और हम लोग जो यहाँ पर हड़ताल कर रहे हैं उसका एक ही कारण है कि बीमा क्षेत्र में FDI को लाया जाना, IPO का थोपना, और इसके अलावा जो हमारा वेज रिवीजन बहुत दिनों से मतलब जो है पुनरीक्षित है, उसको मतलब अभी तक नहीं किया गया। और हम जी तोड़ करके इस हड़ताल के द्वारा सरकार के पास मैसेज पहुंचाना चाहते हैं कि किसी भी तरीके से हमारे जो है इन सभी मुद्दों पर ध्यान दें और इसका निवारण करें। क्लास 1 फेडरेशन के महासचिव ब्रजमोहन गौतम ने LIC के IPO लाने का घोर विरोध करते हुए कहा, इससे LIC के सामाजिक दायित्वों में निवेश पर कुप्रभाव पड़ेगा और आम जनता प्रभावित होगी। क्लास 2 फेडरेशन के अध्यक्ष मनोज शर्मा ने सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों का निजीकरण करने का विरोध करते हुए कहा, सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रम भारत के नव निर्माण के आधार स्तंभ हैं और भारत के उत्थान में इनके योगदान की अनदेखी करना भविष्य के साथ खिलवाड़ होगा। केंद्र सरकार की जो वर्तमान की जो नीति है, जो बैंकिंग सेक्टर और आपका इंश्योरेंस सेक्टर, दोनों के लिए ही विपरीत परिस्थितियों वाली हैं। इससे क्या हो रहा है, इंश्योरेंस सेक्टर और बैंकिंग सेक्टर दोनों का प्राइवेटाइजेशन सरकार करना चाहती है। दूसरी और जो हमारी संस्था है अपनी हिस्सेदारी को उसमें से बेचकर पूंजीपति और बड़े बड़े औहदे घराने और विदेशी संस्थाओं को देना चाहती है। और हमारा जो वेज रिवीजन अगस्त 2017 से ड्यू था, वो आज तक उस पर कोई विचार नहीं कर रही है, न सुन रही है, मनमाने ढंग से काम कर रही है। तो हम सभी लोग इसका केंद्र सरकार की नीतियों का विरोध करते हैं। आज सब लोग इस चीज का विरोध कर रहे हैं। केंद्र सरकार की जो नीति है, जिनमें सभी का प्राइवेटाइजेशन सारी सरकारी बैंकों का किया जा रहा है। LIC के वेज रिवीजन की जब बात आती है, आज 42 महीने हो गए और किसी भी तरह का कोई कदम नहीं उठाया जा रहा है मैनेजमेंट की तरफ से। लेकिन जब हमने LIC ने गवर्नमेंट से कहा कि आज ये बैंक डूब रहा है, IDBI दे दिया, रेलवे को जब बात आई कर्जा देने की तो रेलवे को दे दिया। भारत सरकार को जब जरूरत पड़ी है तो LIC ने आगे कदम बढ़कर सहायता की है। लेकिन आज इसी संस्था के पीछे आप इस तरीके से पड़ गए हैं कि इसका हमें IPO लाना है, आज आपको पूंजी की जरूरत है। मतलब चलते हुए एक ये
संस्था इतनी बड़ी है कि हाथी के रूप में है और आप इसको डुबाने की कोशिश कर रहे हैं। जब भी आपको जरूरत पड़ती है जिस चीज की कि भाई हमें पूंजी की जरूरत पड़ती है तो आप LIC के पास आते हैं, लेकिन आज आप उसी संस्था के पीछे पड़ गए हैं। इस प्रदर्शन के दौरान अवंतिका शर्मा, अभय शर्मा, रामकरण तोमर, पुष्पेंद्र पाल, राजीव शंकर पचौरी, मुकुल गौतम आदि कर्मचारी अधिकारी मुख्य रूप से शामिल रहे। फौजी और उसकी पत्नी ने ट्रैफिक सब इंस्पेक्टर पर बदसलूकी भरा व्यवहार करने का आरोप लगाते हुए गुरुवार को कलेक्ट्रेट परिसर में जमकर हंगामा काटा और पुलिस कर्मचारी के खिलाफ कार्रवाई करने की मांग उठाई। वहीं हम आपको बता दें कि यह पूरा मामला कलेक्ट्रेट चौराहे का था, जहां इस परिवार को चेकिंग के दौरान रोका गया था। ताजनगरी आगरा की सड़कों पर यातायात व्यवस्था को दुरुस्त बनाए रखने के लिए तैनात किए गए यातायात पुलिस कर्मचारियों पर अब महिलाओं के साथ बदसलूकी भरा व्यवहार करने के आरोप सामने आ रहे हैं। ऐसा ही एक मामला गुरुवार को उस वक्त सामने आया जब एक महिला कलेक्ट्रेट परिसर में जमकर हंगामा काट रही थी। जब महिला से उसके आग बबूला होने की जानकारी ली तो मालूम हुआ कि ये महिला और उसके फौजी पति दोनों लोग अपने बच्चों को लेकर चिकित्सक को दिखाने के लिए जा रहे थे। तब कलेक्ट्रेट चौराहे पर सब इंस्पेक्टर द्वारा उन्हें चेकिंग के लिए रोका गया। महिला का आरोप है कि चेकिंग के दौरान जैसे ही सब इंस्पेक्टर दीपक द्वारा इनके साथ बदसलूकी और जो व्यवहार किया गया था। क्या नाम है आपका? मेरा पूनम शर्मा। क्या मामला है? मामला कुछ नहीं था, हम लोग आ रहे थे, डॉक्टर के जाना था मुझे बच्चे को लेके हॉस्पिटल, अपॉइंटमेंट था जिसको ऑपरेशन होना है और स्पेशल चाइल्ड है मेरा बेटा। और वहाँ पे ये क्या बोलते हैं कलेक्ट्री चौराहे पर एक पुलिस वाला खड़ा हुआ था, ट्रैफिक पुलिस वाला, व्हाइट शर्ट और ब्लू पैंट है, उसकी 2 स्टार है, दीपक यादव करके। उसने गाड़ी रोक के मैं फिर भी उतर ही चुकी थी, लेकिन उसने इतनी बदतमीजी करी। मेरा पति बोले जा रहा है, हाथ जोड़ रहा है, सलूट मार रहा है, बोलता है तू है कौन? बोले कहने करी होगी फौज में नौकरी, मेरा चाचा फलाना कर्नल। अरे कर्नल होगा तो तू सिपाही सिपट्टा नहीं होता। मैं यही कहूंगी, सिपट्टा नहीं होता तू इस यहाँ पे खड़े होके ना, यहाँ पे खड़े होके तू ऐसे दूसरों को सलूट नहीं मारता। मेरे पति को तो दुनिया सलूट मारेगी। फौजी है वो, कारगिल युद्ध सब कुछ करके आया है। क्या वो कुछ बदतमीजी की? उसने बदतमीजी करी, सर में बोलती रही, लेकिन उसने सुनी नहीं। मैं अपने बच्चे का आश्वासन देती रही कि मेरा बच्चा इस तरीके से मुझे जाना है। मेरे पति को बोलता है तो लेके जा गाड़ी, यानी कि इस तरीके से दादागिरी दिखाएंगे ये। गुस्से में 7वें आसमान को छूते हुए महिला ने पुलिस कर्मचारी के खिलाफ जमकर अपना आक्रोश व्यक्त किया। महिला में नाराजगी इस कदर व्याप्त थी कि उसने पुलिस के आला अधिकारियों से इस तरह के पुलिस कर्मियों के खिलाफ सख्ती के साथ एक्शन लेने का हवाला भी दिया। आक्रोशित महिला की माने तो मामला कलेक्ट्रेट चौराहे पर चेकिंग के दौरान शुरू हुआ, जिसके बाद यातायात पुलिसकर्मी ने उसके साथ बदसलूकी शुरू कर दी। उनके लाख जतन करने के बाद भी यातायात कर्मी उनके साथ गलत व्यवहार किया गया, जबकि बच्चे की बीमारी का हवाला भी दिया गया। किस चौराहे पर सिपाही की ड्यूटी स्टाइल? ये कलेक्ट्रेट चौराहे पर है, कलेक्ट्रेट पर है जी। और हम आप यहाँ आए, यहाँ आश्वासन दिया? कोई आश्वासन तो नहीं दिया है, SSP साहब नहीं है। मैं इस मुद्दे को आगे तक लेके जाऊंगी, मैं उसे इस चौराहे पर रहने लायक नहीं छोड़ूंगी। मैं आज कह रही हूँ, ये पंगा लिया होगा बहुत किसी से, ऐसी से औरतों से लिया होगा, लेकिन मुझ जैसी से इसने पंगा लिया है। इसकी वो हालत करूंगी कि चौराहा भी देखेगा और जो वर्दी वाला होगा वो भी देखेगा। सरकार तो कहती है महिला पढ़ाओ, महिला बचाओ, लेकिन पुलिस कर्मी महिलाओं से बदतमीजी कर रहे हैं। उसके क्या कहना है आपका? पुलिस वाले देखिए, हर पुलिस वाला गलत नहीं है, हर पुलिस वाला वर्दी वाला गलत नहीं होता, कुछ सही भी है, लेकिन जो गलत है वो सबको गलत कर देते हैं। दूसरा, सरकार कह रही है, सरकार गलत नहीं कह रही है, सरकार अच्छी है, लेकिन जो नीचे के लोग हैं वो अच्छे नहीं है, वो बहुत गलत है, उनकी सोच गलत है। वो इस तरीके से अगर उसकी औरत कहीं और होती इसी चौराहे पे और वो अपने बच्चे के लिए आश्वासन मांग रही होती तो वो क्या करता? बहरहाल हकीकत तो मामले की पुष्टि करने के बाद ही सामने आएगी, लेकिन महिला के आरोपों की माने तो क्या यह नियम किसी की जान बान की सुरक्षा के लिए है? यह एक महिला के साथ यातायात नियमों का हवाला देते हुए अभद्र व्यवहार करने के यह अपने आप में एक बड़ा सवाल है। खनन माफियाओं पर नकेल कसने के लिए चलाए जा रहे अभियान में पुलिस को बड़ी सफलता हाथ लगी। सिपाही चौक हत्याकांड में वंचित चल रहे आरोपी रवि को आगरा एक्सप्रेसवे और पुलिस ने जयपुर से गिरफ्तार कर लिया, जिसके बाद गुरुवार को पत्रकार वार्ता के दौरान मामले की विस्तृत जानकारी पुलिस के आला अधिकारी द्वारा दी गई।
जनपद आगरा में चोरी, लूट, डकैती, अवैध शराब की बिक्री और परिवहन, निर्माण आदि जैसे संगीन अपराधों पर अंकुश लगाने के लिए वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक द्वारा विभिन्न अभियानों को अंजाम दिया जा रहा है। अपराधों पर अंकुश लगाने के साथ साथ इनामी और वंचित चल रहे अभियुक्तों की जल्द गिरफ्तारी के लिए भी आगरा पुलिस खासा मुश्किल नजर आ रही है। साथ ही साथ आगामी पंचायत चुनावों को व्यक्तिगत करते हुए वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक द्वारा पुलिस की तमाम टीमें गठित कर आवश्यक दिशा निर्देश के माध्यम से विभिन्न अभियानों को अंजाम दिया जा रहा है। इसी क्रम में लंबे समय से सोनू सिपाही के हत्याकांड में फरार चल रहे रवि और रविंद्र सिंह की धरपकड़ के लिए पुलिस लंबे समय से लगी हुई थी, जिसके बाद मुखबिर की सूचना पर धौलपुर राजस्थान से वंचित को गिरफ्तार कर लिया गया। आपको बताते चलें कि रवि और रविंद्र सिंह पर पूर्व में भी कई मुकदमे दर्ज हैं। वहीं गुरुवार को पुलिस अधीक्षक ग्रामीण पश्चिमी सत्यजीत गुप्ता द्वारा प्रेस वार्ता के दौरान विस्तृत जानकारी दी गई। थाना खेड़ागढ़ अंतर्गत एक मुकदमा पंजीकृत हुआ, जिसमें हमारा ही विभाग का एक सोनू नाम का सिपाही था, जिसको खनन माफियाओं द्वारा बहुत ही नृशंस तरीके से उसके ऊपर ट्रैक्टर चढ़ा के उसकी हत्या कर दी गई थी। ये मुकदमा पंजीकृत हुआ था। कुल उसमें नामजद और प्रकाश में आए अभियुक्त 12 थे। 12 में से 11 की गिरफ्तारी पहले ही हो चुकी है। अभी रिसेंटली गब्बर की गिरफ्तारी हुई थी तकरीबन 10 से 15 दिन पहले। आखिरी अभियुक्त ये बचा हुआ था रवि उर्फ रविंदर सिंह पुत्र मोहर सिंह, जनपद धौलपुर राजस्थान का रहने वाला था। काफी दिनों से जनपद आगरा की टीम और एसटीएफ की टीम इसके पीछे पड़ी हुई थी। काफी दिनों से चकमा देते हुए भाग रहा था। कल एसटीएफ आगरा द्वारा इस पे कार्रवाई की गई है। इसको जयपुर से पकड़ा गया है और जयपुर से पकड़ने के बाद इसके संबंध में जानकारी इकट्ठा की गई। कुल इसके ऊपर 4 मुकदमे हैं। 3 मुकदमे 307 के हैं, एक 302 का जो मैंने अभी बताया। इसके अलावा 50,000 का इनामी ये अभियुक्त है। तो एसटीएफ और जनपद आगरा की पुलिस टीम द्वारा काफी बड़ी एक कार्रवाई की गई है और मैं काफी खुश हूँ कि इस टीम ने काफी अच्छी कार्रवाई की है और पूरी टीम प्रशंसा की और बधाई के पात्र है। सिपाही सोनू की मौत के प्रकरण में काफी समय से वंचित चल रहे रवि और रविंद्र सिंह को पुलिस लंबे समय से तलाश कर रही थी। बीते दिनों खनन माफियाओं द्वारा अपने इस घटनाक्रम को अंजाम देने के दौरान सिपाही सोनू की जान गई थी, जिसके बाद से पुलिस ने 50,000 का इनाम भी घोषित कर दिया था। पुलिस अधिकारियों के अनुसार लगातार दी जा रही दबिशों के माध्यम से गिरोह के अधिकतम सदस्य पुलिस हिरासत में लेने के बाद जेल भेज दिए गए थे। वहीं रवि की तलाश लगातार जारी थी, जो गुरुवार को पूरी हुई। रवि की गिरफ्तारी में एसटीएफ और पुलिस को सराहना का पात्र माना और अभियुक्त के खिलाफ विभिन्न धाराओं में मुकदमा दर्ज करते हुए जेल भेजा गया। ओपन बार को लेकर पुलिस ने सख्त रवैया अपना रखा है, लेकिन फिर भी ढाबों और रेस्टोरेंट पर खुले में ओपन बार चल रहे हैं। ओपन बार का वीडियो सोशल मीडिया पर भी वायरल हो रहा है। आगरा फतेहाबाद रोड पर थाना ताजगंज का ऐसा ही एक वीडियो देखने को मिला, जहां ढाबों के बाहर लोग चारपाई पर शराब की बोतलें खोलने लगते हैं और इस ओर पुलिस की किसी भी तरह की कोई कार्रवाई देखने को नहीं मिल रही है। ओपन बार को लेकर पुलिस ने सख्त रवैया अपना रखा है, लेकिन फिर भी ढाबों और रेस्टोरेंट पर खुलेआम ओपन बार चल रहा है। नया मामला फतेहाबाद रोड का है, जहां ढाबों पर खुले में ही ओपन बार चल रहा है और लोग बेखौफ होकर शराब पी रहे हैं। ओपन बार का वीडियो सोशल मीडिया पर भी वायरल हो रहा है। सोशल मीडिया पर ओपन बार का वायरल वीडियो थाना ताजगंज के फतेहाबाद रोड का है। होटल रमाड़ा से लेकर पुरानी मंडी तक करीब 3 पुलिस चौकी हैं और क्षेत्र में सैकड़ों होटल, रेस्टोरेंट और ढाबे संचालित हैं। सड़क किनारे पर खुले ढाबे और नाम के छोटे रेस्टोरेंट पर शाम होते ही ओपन बार सज जाते हैं। ढाबों के बाहर लोगों ने चारपाई बिछाई और शराब की बोतलें खुलने लगती हैं। ढाबों और नाम के चलने वाले रेस्टोरेंट पर खाने के नाम पर महफिल सजना शुरू हो जाती है। वायरल हो रहे वीडियो में आप साफ तौर पर देख सकते हैं कि पुलिस को ठेंगा दिखाकर किस तरह ओपन बार संचालित हो रहे हैं। लोगों का कहना है कि ढाबों पर संचालित ओपन बार पर पुलिस कोई कार्रवाई नहीं करती, लेकिन जब मजबूरी में कार्रवाई होती है तो सबसे पहले खामियाजा सड़क किनारे ठेल ढकेल लगाने वालों को होता है। पुलिस उनकी ठेल को बंद करा देती है। फिलहाल कुछ भी हो, लेकिन शहर में ओपन बार की महफिल खूब सज रही है। इस महफिल पर लगाम लगाई भी जाती है, लेकिन ये दोबारा से सज जाती है, जो पुलिस की कार्यप्रणाली पर एक बड़ा सवाल खड़ा करती है।
आगरा के थाना खंदौली क्षेत्र में यमुना एक्सप्रेसवे पर गुड़गांव से पश्चिम बंगाल जा रही स्लीपर बस अनियंत्रित होकर पलट गई, जिसमें करीब 20 यात्री घायल हुए हैं। बताया जा रहा है कि यह हादसा बस के चालक के नशे में होने के कारण हुआ। वही घायलों का इलाज अस्पताल में जारी है। आगरा के थाना खंदौली क्षेत्र में यमुना एक्सप्रेसवे पर गुड़गांव से पश्चिम बंगाल जा रही स्लीपर बस अनियंत्रित होकर पलट गई, जिसमें करीब 20 यात्री घायल हुए। बताया जा रहा है कि यह हादसा बस के चालक के नशे में होने के कारण हुआ। आनन फानन में स्थानीय पुलिस द्वारा सभी घायलों को आगरा एसएन हॉस्पिटल में इलाज के लिए भर्ती कराया गया। हादसे के बाद बस चालक और परिचालक मौके से फरार हो गए। ना सर, पूरा रात हो गया, हम लोग सो गया पूरा। अंदर का जो गेट है ना वो भी लगा दिया, आराम से गंजा पी रहा था। अच्छा, अंदर लगा था। जी सर। यहाँ कैसे पलटी है बस? ये सर गंजा पी रहा था, गाड़ी ऐसे ऐसे कर रहा था, तब पलट हो गया। पलट गया। कितने लोग घायल हुए हैं करीब इसमें? घायल तो नहीं है, सबको चोट पहुंचे। जी सर। कितने लोग करीब घायल होंगे? इसमें 100-150 आदमी है। नहीं, टोटल तो कितने लोगों की चोट लगी है? उतना पता नहीं लगा, एम्बुलेंस में तो लेके चला गया। किसी की डेथ भी हो गई है क्या? नहीं डेथ नहीं हुआ सर। ड्राइवर फरार है अभी? ड्राइवर तो भाग गया, साथ भाग गया ड्राइवर। कंडक्टर वो भी भाग गया सर। और जो घायल थे उनको रेस्क्यू करके इलाज के लिए अस्पताल भिजवाया गया है। कुल 14 यात्री घायल थे, जिन्हें उपचार हेतु भिजवाया गया है। 6 जो यात्री हैं उनके लिए वैकल्पिक व्यवस्था कराई जा रही है। मैम, टोटल सवारी कितनी थी इसमें? लगभग 100 सवारियां थी इस पे सवार, और बाकी सभी लोगों को जो घायल थे उन्हें उपचार हेतु भिजवाया गया है। 6 सवारियों को वैकल्पिक व्यवस्था करा के भिजवाया गया। मैम, कोई कैजुअल्टी हुई है इसमें क्या? अभी फिलहाल कोई कैजुअल्टी नहीं, जो चोटिल है उन्हें अस्पताल भिजवाया। सूचना पर थाना खंदौली पुलिस के अलावा सर्किल फोर्स मौके पर पहुंच गया, जिसके बाद दूसरी बस लगाकर सभी यात्रियों को उनके गंतव्य के लिए रवाना किया गया। तो वहीं घायलों का इलाज अस्पताल में जारी है और घायलों के परिवार से संपर्क करने की कोशिश की जा रही है। उत्तर प्रदेश जल निगम संघर्ष समिति के तत्वाधान में दिया जा रहा धरना प्रदर्शन तीसरे दिन भी जारी रहा। पूर्व घोषित कार्यक्रम के अनुसार अपनी मांगों को पूरा कराने के लिए मुख्य अभियंता उत्तर प्रदेश जल निगम कार्यालय पर प्रदर्शन कर रहे कर्मचारियों ने जमकर नारेबाजी की और शासन प्रशासन की उदासीनता को लेकर भी अपनी बातें रखी। संजय प्लेस स्थित कार्यालय पर भोजन अवकाश के जरिए गुरुवार को कर्मचारियों ने प्रदर्शन किया। गोस्वामी, मैं उत्तर प्रदेश जल निगम कर्मचारी संघर्ष समिति का सह संयोजक हूँ आगरा जनपद का, और आज हम इस कार्यक्रम के 30वें दिन में प्रवेश कर गए हैं। परंतु इतने लंबे समय से आंदोलन के उपरांत जो अपने संघर्ष का बीड़ा उठाने के पश्चात भी सरकार पर कोई असर नहीं पड़ा है, ना ही हमारे शासन प्रशासन ने हमारी कोई अभी तक मांगी। हमारी 3 मुख्य रूप से मांगे हैं जो सभी को पूर्व से पहले से पता है। हम कोई नई मांग नहीं है, ना हम कोई ऐसी चीज मांग रहे हैं जिसे सरकार को देने में कोई परेशानी हो। वेतन पेंशन सबको चाहिए होती है, वो हमारा सबका अधिकार है। जो नौकरी करता है, जो सेवानिवृत्त होता है, उसका अधिकार है कि उसे वेतन पेंशन टाइम से मिले। आश्रित नियुक्ति प्रत्येक विभाग की जो है अपनी एक व्यवस्था है, शासन की व्यवस्था है, और आश्रित नियुक्ति के लिए हम जो है आंदोलन करना पड़ा है। बहुत ही सरकार के लिए शर्म की बात है कि जो हमें पूर्व से सुविधा मिली हुई है उसके लिए हम आंदोलन करना पड़ा। दूसरा साथियों, हम जो है हमारे साथियों को पेंशन नहीं मिल रही है, जीपीएफ का भुगतान नहीं हुआ है, उनके राशिगण का भुगतान नहीं हुआ है, उनके नकदीगण का भुगतान नहीं हुआ है। तो आज की डेट में हमारे पेंशनर जो है भुखमरी के आधार पे, पेंशन के अलावा उनका कोई जीवन का साधन नहीं है, आय का साधन नहीं है, अपना इलाज नहीं करा पा रहे। अपने जो है अब समझिए कि होली का त्यौहार सिर पर है और बच्चों की फीस भी लगातार स्कूलों में जमा करनी है, और बहुत से हमारे जो है ऐसे पेंशनर्स है जिनके अपने परिवार की पूरी जिम्मेदारी पेंशनर्स के ऊपर ही है, परंतु वो ना तो बच्चों की फीस जमा करा पा रहे हैं और ना ही अपनी दवाई ले पा रहे हैं, अपने परिवार की दवाई के लिए पैसे जुटा पा रहे हैं। ऐसी स्थिति में हमारी ये सरकार को तुरंत से संज्ञान लेकर और हमारी समस्या का समाधान करना। मेरा नाम रेखा रानी है, मैं जल निगम जल संस्थान यूनियन से प्रांतीय महिला अध्यक्ष हूँ। अब धरना प्रदर्शन चल रहा है, अपनी मांगे क्या मांगे थोड़ी, हमारा अधिकार है, जो हम काम कर रहे हैं उसके हमें वेतन चाहिए, पेंशन चाहिए, और जो मृत्यु तक आश्रित वाले हैं उनको अभी तक नौकरी और कुछ नहीं दिया है। अभी उनके लिए हमें उनको नियुक्ति चाहिए। ये सरकार तो कुछ सुन भी नहीं रही है और बोल भी नहीं रही है। आज हमें 31वां दिन है, अभी कोई सूचना नहीं है, कुछ भी नहीं बनाए है।
अपने हिसाब से अब लंच के टाइम पे अपना प्रदर्शन कर रहे हैं और अपना काम करते हैं। बाकी सरकार की कोई हानि हो ही नहीं रही है और सरकार सुन भी नहीं रही है। अगर ये सरकार नहीं सुन रही है तो हमने अब 23, 24, 25 तारीख को हमारा लखनऊ में उग्र आंदोलन है और उसके बाद में भी नहीं होती है तो हम अनशन पर भी बैठेंगे, भूख हड़ताल पर भी बैठेंगे, पर अपनी मांगे हम लेके ही रहेंगे। आपने किसी अधिकारी से बात की? हाँ, यहाँ एमडी साहब आए थे, एमडी साहब से भी बात हुई थी, हमने ग्राफ किया अपनी कर्मचारियों के साथ में। तो वो हालांकि पहले उन्होंने कहा था कि 15 तारीख को एक सैलरी मिल जाएगी, पर वो भी करके नहीं आए। अपनी फाइल पर रख के यहाँ 3 दिन के दौरा पे घूमते रहे, वो भी नहीं करी। अभी ग्राफ किया तो बोले कि होली तक मिल जाएगी। उन पे कोई सच्चाई नहीं है क्योंकि वो हर समय झूठी बोलते हैं, नहीं यकीन कर सकते कि वो दे सकते हैं। और आगे के लिए बोल रहे हैं कि पैसा का इंतजाम हो रहा है, करेंगे, पर नहीं लगता है कि इस हिसाब से करेंगे। ये आपकी मांगे पूरी नहीं होती तो इसके आगे क्या करेंगे? हम इसके आगे उग्र आंदोलन करेंगे, हम विधानसभा का घेराव करेंगे और यहाँ तक हम दिल्ली तक का घेराव करेंगे, पर हम अपना अधिकार लेके ही रहेंगे। आगरा नगर निगम के द्वारा आगरा नगर निगम के संविदा सफाई कर्मचारियों का वेतन का एरियर का भुगतान करने से उत्साहित कर्मचारियों के द्वारा लगातार कर्मचारी नेताओं का सम्मान समारोह आगरा के महर्षि वाल्मीकि वाटिका में आयोजित किया गया। इसके साथ ही पगड़ी, माला और चांदी का पेन भेंट कर सम्मानित किया गया। आगरा नगर निगम के द्वारा आगरा नगर निगम के संविदा सफाई कर्मचारियों का वेतन का एरियर का भुगतान करने से उत्साहित कर्मचारियों के द्वारा लगातार कर्मचारी नेताओं का सम्मान समारोह आगरा के महर्षि वाल्मीकि वाटिका में आयोजित किया गया, जिसमें कर्मचारी नेताओं ने कर्मचारियों को संबोधित करते हुए कहा कि कर्मचारियों को मिला एरियर का भुगतान कर्मचारियों के संवैधानिक अधिकार की अंतिम लड़ाई नहीं है। कर्मचारियों के स्थायीकरण और समान काम के बदले समान वेतन, शिक्षित सफाई कर्मचारियों का प्रमोशन सहित अनेक ऐसी मांगे हैं जिनके लिए संघर्ष जारी रहेगा। समय पर सफाई मंत्रियों की आवाज को उठाए हुए और एक बहुत बड़ा विशाल उन्होंने अभी एक आंदोलन चलाया था नगर निगम में कि इनका जो एरियर है वो अभी तक इनको नहीं मिला है। तो इस बात का हम भी रहे थे और वो उनका जो निगम के अधिकारी है नगर उनका सभी का जरा वो ज़्यादा अच्छा नहीं था कि वो चाहते थे कि हम इसको फिट करने बातें। तो सफाई कामगार जो संगठन है श्याम कुमार कन्या जी ने सुझाव दिया था कि एक ही बात को आप वितरण कर दिए, तो वही हुआ और उन लोगों को करीबन 47-48 हज़ार रुपया मिला। उस खुशी में भी लोग अपने नेता का और जो इनके सहयोगी है उनका स्वागत और अभिनंदन। अब हमारे यहाँ माननीय गण यहाँ उपस्थित हैं, ये हमारे मार्गदर्शक हैं। हम इनके पीछे पीछे चल के सफाई कर्मचारियों को साथ लेकर इनके अपने अधिकारों को, मौलिक अधिकारों को जो इनसे काफी दूर चले गए तो उनको प्राप्त करने के लिए संघर्ष कर रहे हैं। उसके परिणाम हैं जिसे स्वागत समारोह का नाम दिया गया है। मैं स्वागत समारोह नहीं, ये शुरुआत है और इस शुरुआत के पीछे दो ही बात होती है। एक तो शुरुआत में है तो बहुत खुशी होती है, बहुत जो है निराशा होती है। तो ये आशावादी हैं। एक 15-16 वर्ष से संविदा सफाई कर्मचारी हमारे बीच आए हैं और नियुक्ति से लेकर अब तक जितना भी है हम और हमारे साथियों ने मंच पर जितने महान भाव विचार वो उपस्थित हैं और अन्य सब साथी सहयोगियों ने हमें सहयोग दिया है और हम सफाई कर्मचारियों की समस्याओं के लिए लड़ते रहते हैं। उसके परिणाम है ये के नेतृत्व में एक बहुत बड़ा एक प्रदर्शन हुआ था संविदा के कर्मचारियों की एरियर की मांग को लेकर एवं परमानेंट कर्मचारियों के विनियमितीकरण को लेकर। सही मायने में ये जो एरियल का पैसा जो मिला है ये माननीय रामजल विद्यार्थी श्यामकांत पांडे, आदरणीय झिल्लूराम दादाजी, तख्त चौधरी मान सिंह की देन है और कुछ लोग बेवजह अपना श्रेय ले रहे हैं। मैं उन्हें कहना चाहता हूं कि हर जगह वे अपनी राजनीति ना करें और जिसका जो श्रेय है उसे मिलना चाहिए। मैं धन्यवाद देना चाहता हूं आदरणीय श्यामकांत पांडे एवं सभी वरिष्ठजनों को जिन्होंने इन गरीब मजदूरों का सही रूप में जो पैसा मिलना था वो मिलवाया। इसके साथ ही कर्मचारी नेताओं ने कहा कि इसके लिए उन्हें उत्तर प्रदेश सरकार से लेकर यदि न्यायालय का दरवाजा खटखटाना पड़ा तो कर्मचारियों के अधिकारों के लिए वे न्यायालय का दरवाजा भी खटखटाया जाएगा। कर्मचारी नेताओं ने कर्मचारियों को संगठित होकर अपने अधिकारों के लिए संघर्ष करने का आह्वान किया। कर्मचारियों के द्वारा कर्मचारी नेता श्याम कुमार, करुणेश झिल्लूराम वाल्मीकि महापंचायत के कोषाध्यक्ष बल्लो प्रसाद, सोनू चौधरी सहित अनेक लोगों का पगड़ी, माला और चांदी का पेन भेंट कर सम्मानित किया गया। सम्मान करने वालों में दिलीप वाल्मीकि, बसंत पाथरे, सतीश डागौर सहित बड़ी संख्या में कर्मचारी उपस्थित रहे। फिलहाल यहाँ वक्त चला एक छोटे से ब्रेक का, जल्द लौटेंगे कुछ और खबरों के साथ।
खरीदिए डिक्सी स्कॉट, इसके इलास्टिक में है स्पैंडेक्स जो टिके लंबे समय। डिक्सी स्कॉट फुल्ली इलास्टिक, फुल्ली फैंटास्टिक। जब भी कोई घटना, विषय, मुद्दा या परिवर्तन समाज को कचोटता है, उद्वेलित करता है, तब शुरू होती है एक बहस। पक्ष विपक्ष में चलते हैं तर्क और जन्म लेते हैं विचार। चर्चा, बहस, तर्क वितर्क से लेके विचार बनने तक का है सफरनामा मूल न्यूज का कार्यक्रम नजरिया। समसामयिक विषयों पर तीखी बहस नजरिया, स्थानीय मुद्दों पर समाज का उद्वेलन नजरिया। यदि आप भी नजरिया कार्यक्रम में सहभागी होना चाहते हैं तो आप हमें SMS कर सकते हैं। टाइप कीजिए अपना नाम, मोबाइल नंबर, कार्य विषय की जानकारी और SMS करें 963900। मैं बाहर नहीं आ सकता, बट वाई? 1000 साल से अंदर बाहर होते होते मेरे अंडरवेयर का इलास्टिक लूज हो गया। खरीदिए डिक्सी स्कॉट, इसके इलास्टिक में है स्पैंडेक्स जो टिके लंबे समय। डिक्सी स्कॉट फुल्ली इलास्टिक, फुल्ली फैंटास्टिक। ब्रेक के बाद आप सभी का एक बार फिर स्वागत है। अब रुक करते हैं आगे की खबरों पर। थाना एतमादौला क्षेत्र में शराब माफियाओं का एक अनोखा ही निराला खेल देखने को मिल रहा है, जहां सुबह 6 बजे ही ठेकों पर शराब की बिक्री शुरू हो जाती है। ताजनगरी में इस तरह से बिकती हुई शराब आम बात है। ऐसा ही एक मामला एतमादौला क्षेत्र के रॉयल चौराहे पर देखने को मिला, जहां देशी शराब के ठेके से अवैध तरीके से शराब को बेचा जा रहा था। बावजूद इसके आबकारी विभाग की आंखों पर पट्टी बंदी है। थाना एतमादौला क्षेत्र में शराब माफियाओं का एक अनोखा ही निराला खेल देखने को मिल रहा है, जहां सुबह 6 बजे ही ठेकों पर शराब की बिक्री शुरू हो जाती है। ताजनगरी में इस तरह से बिकती हुई शराब आम बात है। ऐसा ही एक मामला एतमादौला क्षेत्र के रॉयल चौराहे पर देखने को मिला, जहां देशी शराब के ठेके से अवैध तरीके से शराब को बेचा जा रहा था। यहां पर बंद ठेकों पर शटर के नीचे से शराब बेची जा रही है। ऐसा ही दूसरा मामला 100 फुटा रोड कालिंदी विहार का है, जहां चौगान हॉस्पिटल से पहले देसी ठेके पर सुबह से ही अंगूर की बेटे के आशिकों की लंबी लाइन देखने को मिलती है। यहां हर रोज यही सिलसिला रहता है। बावजूद इसके आबकारी विभाग की आंखों पर पट्टी बंदी है, या हम कह सकते हैं कि इस ओर सुत लेने की फुर्सत आबकारी विभाग को है ही नहीं। ताजनगरी में अवैध तरीके से शराब की बिक्री पर कब तक रोक लगेगी, ये देखने वाली बात होगी। ये पहला मामला नहीं है। ताजनगरी में इस तरह से अवैध शराब की बिक्री हो रही है। हर दिन इस तरह के मामले सामने आते हैं, जिससे आम जनता क्षेत्रवासी, ताजनगरी वासी को खासी परेशानियों का सामना भी करना पड़ता है। स्मार्ट आगरा के मोहल्ले में अब स्मार्ट कक्षाएं लग रही हैं। अब आर्थिक रूप से कमजोर बच्चे भी स्मार्ट कक्षा में पढ़ाई कर पाएंगे। इनको संचालित करने वाले भी इनके जैसे ही छात्र हैं, जो खुद स्मार्ट पढ़ाई करते हुए अपने मोहल्लों के बच्चों को भी स्मार्ट बना रहे हैं। बता दें, स्मार्ट सिटी परियोजना के तहत नगर निगम के 2 विद्यालयों को स्मार्ट बनाया गया, जिसके तहत बच्चे डिजिटल कक्षा में पढ़ाई कर रहे हैं। लेकिन बच्चों को इतना स्मार्ट बना दिया है कि अब नगर निगम में पढ़ाई करने वाले बच्चे अपने मोहल्लों के बच्चों को भी स्मार्ट क्लासेस की मदद से स्मार्ट बना रहे हैं। स्मार्ट आगरा के मोहल्लों में अब स्मार्ट कक्षाएं लग रही हैं। अब आर्थिक रूप से कमजोर बच्चे भी स्मार्ट कक्षा में पढ़ाई कर पा रहे हैं। इनको संचालित करने वाले भी इनके जैसे ही छात्र हैं, जो खुद स्मार्ट पढ़ाई करते हुए अपने मोहल्लों के बच्चों को स्मार्ट बना रहे हैं। आपको बता दें, स्मार्ट सिटी परियोजना के तहत नगर निगम के 2 विद्यालयों को स्मार्ट बनाया गया, जिसके तहत बच्चे डिजिटल कक्षा में पढ़ाई कर रहे हैं। लेकिन बच्चों को इतना स्मार्ट बना दिया गया कि अब नगर निगम में पढ़ने वाले ये बच्चे अपने मोहल्लों के बच्चों को भी स्मार्ट क्लासेस की मदद से स्मार्ट बना रहे हैं। 2 साल पहले स्मार्ट सिटी परियोजना के तहत इन दोनों स्कूलों का जीर्णोद्धार किया गया था, जहां पहले स्कूल में बच्चों के लिए पीने का पानी, खेल मैदान और उचित शौचालय की व्यवस्था तक नहीं थी। वहीं अब बच्चे आरओ का पानी पी रहे हैं। छात्र छात्राओं के लिए खेल का मैदान आधुनिक तकनीक से बनाया गया है। इससे पहले कभी प्रोजेक्टर पर पढ़ाई करी थी?
अब स्मार्ट क्लास में जब पढ़ाई कर रहे हैं तो कैसा लग रहा है? मैम अच्छा लग रहा है। और इससे कोई दिक्कत हुई आपको? मैम बस इससे सिर्फ हिंदी की क्लास लगती है और कोई पढ़ाते ही नहीं। अच्छा, तो आप चाहते हो कि हर क्लास लगे आपकी? हाँ, थोड़ा समझना अच्छा है। क्लासेस लेने के लिए आपको ट्रेनिंग दी गई थी? यस। कितने दिनों की ट्रेनिंग थी? 3 डेज। 3 डेज। तो आप कौन सी क्लास को लेते हैं स्मार्ट? मैं इस समय 6 से लेकर 12 तक क्लास लेता हूँ, जिसमें कि फर्स्ट ईयर एंड इंटर में केमिस्ट्री, 9th एंड 10th में साइंस। अच्छा, आप ये बताइए, पहले आप ऐसे ही पढ़ाते थे ब्लैक बोर्ड पर हो, अब जो स्मार्ट क्लासेस ले रहे हैं उससे बच्चों में और आपके उसमें क्या अंतर आया है? क्या आपको सुविधाएं मिल रही हैं? वेरी ड्रास्टिकली चेंज, बिकॉज इन द प्रोजेक्टर देयर आर 3 ways वी कैन टीच द स्टूडेंट्स। फर्स्ट ऑफ ऑल, इसमें ऑडियो और वीडियो सेव्ड है, जो ऑलरेडी कंटेंट सेव्ड है तो हम उससे पढ़ा सकते हैं। ऑडियो चला सकते हैं, वीडियो चला सकते हैं, बच्चे समझ सकते हैं उससे, ठीक है। अगर नहीं हमें ऑडियो वीडियो जो कंटेंट है उसको नहीं यूज करना, हमें अपना एक्सेल बताना है, तो ये मार्कर दिया हुआ है, ठीक। इससे हम स्मार्ट बोर्ड ओपन करके उससे बच्चे को अच्छा, ये बताइए कि इसको एज अ बोर्ड की तरह यूज। स्मार्ट क्लासेस में जैसे आप कह रहे हैं कि ऑडियो वीडियो कंटेंट उसमें है, तो जैसे आप केमिस्ट्री की क्लास ले रहे हैं, पर्टिकुलर चैप्टर का ऑडियो वीडियो है उसमें? यस, ऑलरेडी उसका ऑडियो वीडियो रिएक्शन, फॉर्मूला, फिगर, डायग्राम, डेरिवेशन, ईच एंड एवरीथिंग इज ऑलरेडी कंटेंट इन दिस प्रोजेक्टर। इफ एनीथिंग इज लेस, देन वी कैन इट कनेक्ट इट थ्रू द मोबाइल और यूट्यूब। आप उस पर गूगल से भी कनेक्ट करके इस पे आप निकाल सकते हैं। तो ये बहुत ज़्यादा सरल हो गया। यस, ये जो है बहुत ही मेथड बहुत सरल हो गया। इट इज़ वेरी टाइम सेविंग। और ये लॉकडाउन में इसमें फायदा रहा होगा अगर क्लासेस चली होंगी तो बच्चों की। और लॉकडाउन में क्या किया, अभी हमने व्हाट्सएप ग्रुप बनाया और थ्रू गूगल मीट क्लास बच्चों के लिया। उसमें हमने क्या किया, ग्रुप्स बना लिए बच्चों के, 30 स्टूडेंट्स के ग्रुप। उस ग्रुप में हम बच्चों को, और ये पॉसिबल हो पाया स्मार्ट क्लासेस से? ड्यू टू स्मार्ट क्लास। तो आप स्मार्ट सिटी को बेहतर मानते हैं? स्मार्ट सिटी जो काम कर रही है। क्या नाम है आपका? मेरा नाम है अवनीश कुमार मिश्रा। थैंक यू। स्कूल के कायाकल्प के बाद बच्चों में गजब का आत्मविश्वास है। स्मार्ट कक्षा में पढ़ने वाले इन बच्चों ने उन बच्चों के स्मार्ट बनाने का प्रयास शुरू कर दिया है जो बच्चे शायद इस डिजिटल दुनिया में रहते हुए भी इन सारी सुविधाओं से दूर हैं। पढ़ाई करने के साथ साथ बच्चे मोहल्लों को स्वच्छता का भी संदेश दे रहे हैं। 11वीं की छात्रा सोनम ने बताया कि पहले गंदगी के बीच पढ़ने को मजबूर थे। कॉन्वेंट स्कूल को देखकर, वहाँ के बच्चों को देखकर मन होता था कि हम भी ऐसे ही स्कूलों में पढ़ें, और हमारा सपना सच हुआ। स्मार्ट सिटी के तहत हमारे विद्यालय में सब आधुनिक सुविधाएं हैं और अब अपने मोहल्लों के बच्चों को भी ऐसा बना रहे हैं। स्मार्ट सिटी के पवन सिंह ने बताया कि विद्यालयों का समय समय पर फीडबैक लेते हैं। अगर कुछ परेशानी होती है तो उसे तुरंत ही हल किया जाता है, जो अब तक सकारात्मक है। आगरा ग्वालियर हाईवे पर तेज रफ्तार से हो रहे हादसों का सिलसिला थमने का नाम नहीं ले रहा। ऐसा ही एक हादसा गुरुवार को थाना मलपुरा क्षेत्र के गांव बाद का देखने को मिला। आपको बता दें, थाना मलपुरा के गांव बाद में उस समय हड़कंप मच गया जब ग्वालियर हाईवे से दक्षिण बाईपास पर आ रहे तेज रफ्तार अनियंत्रित ट्रक मकान में जा घुसा। आगरा ग्वालियर हाईवे पर तेज रफ्तार से हो रहे हादसों का सिलसिला थमने का नाम नहीं ले रहा है। ऐसा ही एक हादसा गुरुवार को थाना मलपुरा क्षेत्र के गांव बाद का देखने को मिला। आपको बताते चलें, थाना मलपुरा के गांव बाद में उस वक्त हड़कंप मच गया जब ग्वालियर हाईवे से दक्षिणी बाईपास पर आ रहे तेज रफ्तार अनियंत्रित ट्रक मकान में जा घुसा। हादसा इतना भयानक था कि क्षेत्रीय लोगों में अफरा तफरी मच गई। देर रात्रि मकान में घुसे अनियंत्रित ट्रक का सीसीटीवी फुटेज भी कैमरे में कैद हो गया। गनीमत रही कि इस हादसे में कोई जनहानि नहीं हुई। अब सवाल यह उठता है कि तेज रफ्तार का कहर आगरा में होने वाले हादसों में कब तक रोक लगा पाता है। थाना नगला सिंधी क्षेत्र के गांव नगला आम निवासी करीब 40 वर्षीय प्रताप सिंह यादव पुत्र राम खिलाड़ी का शव गुरुवार सुबह घर के अंदर मफलर के सहारे लटका मिला। युवक का शव लटका देखकर परिवार में चीख पुकार मच गई। युवक की मौत के बाद परिवार में कोहराम मचा है। 16 वर्षीय बेटी शिवानी, 12 वर्षीय यदु और 8 वर्षीय बेटे नैतिक यादव का रो रो कर बुरा हाल है। पिता का शव देखकर बच्चों के आंखों के आंसू थमने का नाम नहीं ले रहे। फिरोजाबाद के थाना नगला सिंधी क्षेत्र में युवक ने फांसी लगाकर आत्महत्या कर ली। आपको बताते चलें, जनपद फिरोजाबाद के थाना नगला सिंधी क्षेत्र में जहां मृतक अपने पीछे 3 बच्चे, जिनमें 2 पुत्रियां और 1 पुत्र को छोड़कर गया। बच्चों का रो रो कर बुरा हाल है।
थाना नगला सिंधी क्षेत्र के गांव नगला आम निवासी करीब 40 वर्षीय प्रताप सिंह यादव पुत्र राम खिलाड़ी का शव गुरुवार सुबह घर के अंदर मुफलर के सहारे लटका मिला। युवक का शव लटका देखकर परिवार में चीख पुकार मच गई। परिजनों ने बताया कि बुधवार को मृतक बिजली का बिल जमा करके आया था। उसके बाद घर वालों से कहा कि उसे बेचैनी हो रही है और मानसिक तनाव में हूँ। परिवार वालों ने उसके तनाव का कारण भी जानना चाहा, लेकिन उसने कुछ नहीं बताया। रात्रि के समय वह सोने के लिए अपने कमरे में गया, लेकिन सुबह उसका शव घर के अंदर पड़ी टीन की चादर में लगे पाइप पर मफलर के सहारे लटका मिला। सर, नगला आम में क्या घटना हुई है सर? नगला आम थाना नगला सिंगी में पड़ता है, गांव एक है। उसमें आज रात्रि में जो एक प्रताप नाम का व्यक्ति था, 40 साल उसकी उम्र है, जाति से यादव है, उसने अज्ञात कारणों से सुसाइड कर लिया है। पुलिस को सूचना मिली, परिजनों द्वारा थाने को सूचना दी गई, जिसके आधार पर पुलिस द्वारा विधिक कार्रवाई करके उसके शव को पंचायतनामे के भेज दिया गया है। पुलिस द्वारा विधिक कार्रवाई की जा रही है। मृतक पिता का इकलौता था। युवक की मौत के बाद परिवार में कोहराम मचा है। 16 वर्षीय बेटी शिवानी, 12 वर्षीय यदु और 8 वर्षीय बेटे नैतिक यादव का रो रो कर बुरा हाल है। पिता का शव देखकर बच्चों की आंखों के आंसू थमने का नाम नहीं ले रहे। युवक की आत्महत्या की खबर पर ग्रामीणों की भीड़ मृतक के घर पर जमा हो गई। घटना शिकोहाबाद शहर के कटरा मीरा कॉलोनी की है। शहर के मंगलामुखी इलाके के बंटवारे को लेकर संघर्ष कर रहे हैं। इसी बात को लेकर दो गुट आपस में भिड़ गए। मारपीट में एक मंगलामुखी जख्मी हो गया। दोनों पक्ष ने मामले की शिकायत पुलिस में की है। घटना शहर के कटरा मीरा कॉलोनी की है। बुधवार शाम 7 बजे के करीब मंगलामुखी पूनम और सिम्मी मैनपुरी के किसी कार्यक्रम से लौट रहे थे। तभी कटरा मीरा में दोनों गुटों में मारपीट शुरू हो गई, जिसमें पूनम घायल हो गई। पूनम ने आरोप लगाया कि मैनपुरी में एक कार्यक्रम था, वहां पर किसी बात को लेकर सिम्मी से झगड़ा हो गया, जहां लोगों द्वारा मामला शांत कराया गया। शाम 7 बजे के करीब कटरा मीरा में सिम्मी और उनके साथ सुनैना, गुड़िया, खुशी और 4 अज्ञात लोगों ने लाठी, डंडों एवं चाकू मारकर घायल कर दिया, जिसके बाद पूनम अपने साथियों के साथ थाना पहुंची। वहीं सिम्मी ने आरोप लगाते हुए बताया कि सपना, रीना, अकीरा ने उसके साथ मारपीट की है। ऐसा हुआ कि यहाँ के मेरी एक सिम्मी है, उनने इनको मारा और गाड़ी में से उतर के इनको और मेरी गुरु को दोनों को मारा, छुट्टियां पकड़ के मारा है, समझ गए। और 4-5 लड़के थे, बंदूक तमंचे लिए थे और हम तो अकेले थे गाड़ी में ही। हम 3 थे, मैं, मेरी गुरु और मेरी गुरबाई, हम 3 लोग थे, ज्यादा लोग नहीं थे हम। और इन्होंने गुट बना के और हमें वहाँ पर पंजाबी कॉलोनी में इन्होंने खूब हमें मारा है। पुलिस ने दोनों पक्ष के लोगों का चिकित्सा परीक्षण कराया है। पुलिस मामले की जांच करने में जुट गई है। थाना प्रभारी प्रमोद कुमार मलिक ने बताया कि 2 पक्षों में विवाद हो गया था। मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी गई है। आगरा जगनी रोड स्थित गांव मलपुरा के प्राथमिक विद्यालय मलपुरा विकासखंड अकोला आगरा के अध्यापक और अध्यापिकाओं के द्वारा गुरुवार को बच्चों की हौसला अफजाई के लिए ज्ञानोत्सव कार्यक्रम का आयोजन हुआ। विद्यालय में अध्ययनरत बच्चों के अभिभावकों को मुख्य रूप से आमंत्रित किया गया, जिसमें अधिकांश अभिभावकों ने अपनी सहभागिता प्रदान की। कार्यक्रम में प्रोजेक्टर की मदद से बच्चों को शिक्षा संबंधी बातें बताई गई। आगरा जगनी रोड स्थित गांव मलपुरा के प्राथमिक विद्यालय मलपुरा विकासखंड अकोला आगरा के अध्यापक एवं अध्यापिकाओं के द्वारा गुरुवार को बच्चों की हौसला अफजाई के लिए ज्ञानोत्सव कार्यक्रम का आयोजन किया गया, जिसमें अभिभावकों को मुख्य रूप से आमंत्रित किया गया। कार्यक्रम में मुख्य अतिथि के रूप में ब्लॉक प्रमुख ओंकार सिंह रहे। कार्यक्रम के बारे में विस्तार से बताते हुए मंच संचालक रानी चाहर ने कहा कि कोरोना काल में बच्चों को शिक्षा के लिए जो हानि हुई, उस नुकसान की भरपाई के लिए 100 दिन का एक कैंपेन चलाया जा रहा है, जिसमें कोरोना काल में बच्चों की शिक्षा पर जो असर पड़ा, उसे इन 100 दिनों में पूरा करके बच्चों को शिक्षा के प्रति जागरूक किया जाएगा। क्या कार्यक्रम हुआ वो सब बताना पड़ेगा। आज कन्या उच्च प्राथमिक विद्यालय मलपुरा अकोला में प्रेरणा ज्ञानोत्सव का आयोजन किया गया था, जिसमें बच्चों के अभिभावक और गणमान्य व्यक्तियों को बुलाया गया था और हमारा कार्यक्रम बहुत ही अच्छा रहा और बहुत लोगों ने, गणमान्य व्यक्तियों ने अच्छा प्रतिभाग किया और उसमें बेटी पैदा होने पे खुशी होने के लिए सभी शपथ सभी लोगों को दिलाई गई थी, जिसमें सब लोगों ने बड़ा उत्साहित होकर भाग लिया।
मैं रामबंजन सिंह, प्रधानाध्यापक, प्राथमिक विद्यालय मलपुरा, विकास क्षेत्र अकोला, आगरा। आज का हमारा ब्लॉक स्तरीय प्रोग्राम भी हुआ है और विद्यालय स्तरीय भी हुआ है, जिसमें प्रेरणा ज्ञान उत्सव शिक्षा चौपाल कार्यक्रम आयोजित किया गया है। इसका मुख्य उद्देश्य हमारा ये था कि पिछले 1 वर्ष के अंतराल में जिन बच्चों ने शिक्षा से बिल्कुल वंचित हो गई थी, तो उसके लिए हमें एक प्रोत्साहन के रूप में एक 100 दिन का कार्यक्रम निर्धारित किया गया है, जिसे हम 1 अप्रैल से प्रारंभ करेंगे और 100 दिन तक चलेगा। क्योंकि जो हमारी शिक्षा बच्चे वंचित हुए हैं, वो शिक्षा के जो हमारे लक्ष्य हैं उनको निर्धारित समय में प्राप्त करने का प्रयास करेंगे। और हम भी पूरा प्रयास करेंगे कि जो शासन की मंशा है, जो महानिदेशक महोदय का मंशा है कि हमें प्रेरणा लक्ष्य दक्षता आधारित निर्धारित समय में प्राप्त कराना है। इसके लिए किस प्रकार का प्रोग्राम रखा गया? मैं खंड शिक्षाधिकारी अकोला अखिलेश वर्मा। ये शासन की मंशा के अनुसार प्रेरणा ज्ञानोत्सव समारोह आयोजित करने के निर्देश दिए गए, तो उसी क्रम में आज ये कार्यक्रम विकासखंड स्तर पर आयोजित किया जा रहा है। इसमें विद्यालय के समस्त प्रधानाध्यापक, एसएमसी के अध्यक्ष, गांव के अभिभावक और मीडिया कर्मी और इन लोगों के समक्ष 100 दिन का जो कार्यक्रम एक है, जो गैप हुआ है बच्चों का कोरोना की वजह से, उनको जो शिक्षा से वंचित होने का जो वंचित हुए हैं वो शिक्षा से 1 साल शिक्षा नहीं मिल पाई, उसके लिए 100 दिन का एक विशेष अभियान चलाया जा रहा है। उसके क्रम में प्रेरणा ज्ञानोत्सव प्रत्येक विकासखंड पे आयोजित करने के निर्देश दिए गए। उसी क्रम में अभिभावकों के समक्ष जो है कि कैसे हम जो है इसकी भरपाई कर पाएंगे, बच्चों को कैसे आगे शिक्षा से प्रेरित कर पाएंगे, उनको कैसे अच्छी शिक्षा दे पाएंगे, प्रेरणा लक्ष्यों को कैसे प्राप्ति करेंगे, उस संबंध में सारी चीज़ों की जानकारी यहाँ पर जो अभिभावकों को और हमारे शिक्षकों को निर्देश करने के ये एक प्रयास किया जा रहा है। अपना परिचय देते हुए आज यहाँ किस प्रकार का? मैं ब्लॉक प्रमुख अकोला ओंकार सिंह चाहर, और सरकार द्वारा चलाए गए प्रेरणा ज्ञान उत्सव के समारोह में एकत्रित सभी शिक्षकों को मैं धन्यवाद देने आया हूँ। सरकार द्वारा 100 दिन का कार्यक्रम चलाया गया है, ये बहुत ही अच्छा है। 1 साल से बच्चों की पढ़ाई नहीं हुई है, सरकार को प्रमोशन देना ही देना है, तो 100 दिन ये पढ़ाई कराने के लिए सरकार ने ये प्रोग्राम रखा है, ये बहुत ही अच्छा रखा है। विद्यालय में अध्ययनरत बच्चों के अभिभावकों को मुख्य रूप से आमंत्रित किया गया, जिसमें अधिकांश अभिभावकों ने अपनी सहभागिता प्रदान की। कार्यक्रम में प्रोजेक्टर की मदद से बच्चों को शिक्षा संबंधी बातें बताई गई। इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। अगले बुलेटिन में फिर होगी आपसे मुलाकात। शहर से जुड़ी है छोटी बड़ी खबर के लिए देखते रहिए मून न्यूज और मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार। खरीदिए डिक्सी स्कॉट, इसके इलास्टिक में है स्पैंडेक्स जो टिके लंबे समय तक। डिक्सी स्कॉट फुल्ली इलास्टिक, फुल्ली फैंटास्टिक। जब भी कोई घटना, विषय, मुद्दा या परिवर्तन समाज को कचोटता है, उद्वेलित करता है, तब शुरू होती है एक बहस। पक्ष विपक्ष में चलते हैं तर्क और जन्म लेते हैं विचार। चर्चा, बहस, तर्क वितर्क से लेकर विचार बनने तक का है सफरनामा मून न्यूज का कार्यक्रम नजरिया।